नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीटीईटी और यूपीटीईटी या फिर सीटीईटी 2020 की रिवीजन के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पुराने क्वेश्चन पेपर से मैं लेके आया हूं। तो आप लोग इन्हें सॉल्व कीजिए, आपके काफ़ी काम आएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। 4 ऑप्शन है आपके सामने। बी पट्टाभी सीतारमैया, टी कृष्णमाचारी, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन चारों में से कौन था जो कि भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, क्योंकि उसके बाद जब भारत का संविधान लागू हो गया था तो उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, वो है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो कि पहले और अंतिम एकमात्र भारतीय हैं जो कि स्वतंत्र भारत में जो माउंटबेटन के निधन के बाद ये जो गवर्नर जनरल का पद है इस पर विराजमान हुए थे। और जब जो अपना संविधान जब लागू हुआ था, भारत एक गणतंत्र बन गया था, उसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया था। और इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन है जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी इन्हें ही बनाया गया था। और टी कृष्णमाचारी ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल रहे थे जब संविधान बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब भारत में संविधान लागू हो गया था, तो संविधान लागू होना और संविधान अपनाना इसमें अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, 26 नवंबर 1949। यानी कि 26 नवंबर 1949 जब भी आप जैसे संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है, हम एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को देश को समर्पित आत्मार्पित करते हैं। यानी कि 26 नवंबर 1950 को इसे अपनाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को ही पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो उसी दिन को एक खास बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। यानी कि आज़ादी से जब आज़ादी जस्ट हुई थी, हमारे देश को आज़ाद किया गया था, उस समय भारत में टोटल 565 स्वतंत्र रियासतें थीं जो कि छोटी और बड़ी सभी प्रकार की थी। तो उन सबको मिलाकर के पूरा एक देश बनाने में किसने सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उसे बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि इन्होंने पूरे देश को एक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारत के पहले होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री भी यही बने थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, संविधान में 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के मामलों में कानून कौन बना सकता है। राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो जो भारत के संविधान की जो समवर्ती सूची है उसके मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही काम कर सकती हैं, दोनों ही कानून बना सकती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, क्योंकि ये जो समवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल होते हैं वो दोनों ही सरकारें उस पर कानून बना सकती हैं। अगला क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा मीन्स होता है ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। इनमें से आपको बताने हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। तो जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 में। तो जो BN राव थे उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था कि संविधान का जो प्रारूप है उस पर विचार विमर्श करने के लिए बोला गया था। तो संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके जो प्रारूप समिति है उसका गठन किया
और इसके जो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चुना गया। तो जो मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, और जो सी राजगोपालाचारी हैं ये जो बाद में आपने देखा होगा जिन्हें बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माउंटबेटन की डेथ के बाद। जो ड्राफ्ट कमेटी बनी गई थी यानी कि जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और डी पी खेतान। और उनके निधन के बाद टी टी कृष्णमाचारी इनको उसमें शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 कौन सा हो गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? मुगल जब औरंगजेब का शासन था उसके बाद धीरे धीरे मुगल शासन कमज़ोर होता जा रहा था। तो उस समय मुगल यानी जो बंगाल में कौन वहाँ का सूबेदार था जिसके शासन के टाइम पर मुगल नियंत्रण बहुत कम हो गया था वहाँ से? नादिर शाह, अलीवर्दी खां, बुरहान उल मुल्क या फिर मुर्शिद कुली खां। तो उस समय मुर्शिद कुली खां वहाँ के सूबेदार थे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। और मुर्शिद कुली खां का जो वारिस था वो थे अलीवर्दी खां, जिनके समय पर बंगाल पूरी तरीके से मुक्त हो गया था और एक अलग ही शक्ति बन के उभरा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मुर्शिद कुली खां। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। इन चारों में से कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने फैसला किया था कि जो बहादुर शाह जफर, जिनको आपने नाम सुना होगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो कि मेन राजा बनाए गए थे, सम्राट बनाए गए थे, तो उनको सबसे आखिरी मुगल सम्राट बोला गया था। बोला था जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनके बेटे या फिर इनके किसी भी वंशज को शासक नहीं माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने ही फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे। क्वेश्चन 8, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड रिपन। तो एक आपने संधि सुनी होगी हड़प की नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी की थी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति के तहत क्या किया था कि जगह जगह पर बहुत सारे राज्यों के साथ ऐसे ही किया था कि या तो वहाँ के राज्य, जैसे कि झांसी की बात हुई थी, बोल दिया था कि गोद लिया हुआ बच्चा वहाँ का वंशज नहीं होगा और उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिलाने के लिए बोल दिया था। इसी तरीके से अवध में जब ऐसा कोई भी उन्हें चीज़ नहीं मिली जिससे वो अवध पर कब्जा कर पाएँ, तो उन्होंने क्या किया कि अवध में ये बोल दिया कि अवध का जो राजा है वो सही से शासन नहीं कर रहा है। इसीलिए क्योंकि जो कि लॉर्ड डलहौजी था वो वर्ष 1848 से लेकर के 1854 तक भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसी ने घोषित कर दिया था। उस समय वहाँ के जो नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर, नाना साहिब। तो जो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, नाना साहिब। नाना साहिब ने ही खुद को पेशवा घोषित किया था। क्यों घोषित किया था? क्योंकि नाना साहिब जो कि एक पेशवा, जो बाजीराव द्वितीय थे पेशवा, उनके गोद लिए हुए पुत्र थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन्हें पेशवा मानने से मना कर दिया था और इनकी पेंशन भी देनी बंद करने के लिए बोल दिया था। तो बाद में बगावत करने के बाद नाना साहिब ने ही 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी कानपुर में नेतृत्व किया था और नाना साहिब ने ही खुद को वहाँ का पेशवा घोषित कर दिया था। क्वेश्चन 10 है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना। तो दोस्तों कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी
कि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, क्योंकि वहाँ पर जब छात्र जाएंगे तो उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से मालूम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, एडुसेट से क्या अभिप्राय है। तो आपको बताना है कि यह एडुसेट क्या चीज़ है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है, उसका नाम है एडुसेट, या फिर एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है, या एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, या फिर एक रॉकेट का नाम है जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो आप बताइए कि एडुसेट क्या है। तो जो एडुसेट है एक भारत का एक मानव निर्मित उपग्रह है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। और इस उपग्रह को सितंबर 2004 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। इस उपग्रह को इसरो द्वारा निर्मित किया गया है, और ये जो उपग्रह है एक कृत्रिम उपग्रह है, और इसका जो प्रक्षेपण हुआ है वो शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इससे क्या हुआ है कि भारत में जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है, डिस्टेंस एजुकेशन, उसे प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 एडुसेट से आप समझ गए। एक तो ये जो भारतीय मानव निर्मित उपग्रह है और यह 2004 में ऑलरेडी प्रक्षेपित किया जा चुका है। इसके अलावा इसके बारे में आपको क्या मालूम चला, इसका यूज क्या है। ये जो भारत में जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसको संचालित करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन 12 है कि पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। पंचवाणी और बीजक नाम आपने सुने होंगे, कबीरदास, गुरु नानक, रविदास और मीराबाई। तो पंचवाणी और बीजक में कबीरदास के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहेगा। कबीर की रचनाएं खास करके जो कि हिंदी प्रदेश हैं वहाँ पर वहाँ के जो भक्ति आंदोलन हैं उसके गहरे स्तर तक को प्रभावित करती हैं। और जो बीजक है उसके 3 भाग हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, साखी, सबद और रमैनी। और इसमें से जो सबद है वो पूरी तरीके से संगीतात्मक है, यानी कि वो पूरा गाते हुए, उसमें लय युक्त उसमें छंद हैं, तो संगीतात्मक रूप उसमें विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्वेश्चन 13 है कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र, भित्ति चित्र मीन्स वहाँ पर जो गुफा के अंदर दीवालों में और छतों में जो चित्र बनाए गए हैं भित्ति चित्र, जिसमें कि विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, कौन से काल की कृति है या रचना है। यानी कि जो एलोरा की गुफा में जो ये नरसिंह भगवान का जो रूप दिखाया गया है वो कौन से काल में वो रचनाएं हुई हैं, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल, गुप्त काल या फिर गुर्जर प्रतिहार काल। तो एलोरा की गुफा का जो भित्ति चित्र है जिसमें कि भगवान विष्णु को नरसिंह यानी कि पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है वो राष्ट्रकूट काल की रचना है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। यहाँ पर जो गुफाएं हैं उनमें हिंदू, बौद्ध और जैन जो गुफा मंदिर बने हुए हैं, जिसमें कि 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन मंदिर गुफाएं हैं। तो आप याद रखिए, एक तो क्या है वहाँ पर तीनों हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के बारे में जो चित्र मिले हैं, और ये राष्ट्रकूट काल की कृति है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, सेवा समाज और ब्रह्म समाज। ये चारों के चारों जो संगठन हैं हिंदू संगठन है, तो इनमें से कौन सा जो संगठन है जो कि उपनिषद में आस्था रखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। 1 मई 1897 को कोलकाता के समीप बेल्लूर में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और रामकृष्ण मिशन को मानने वाले लोग उपनिषद में आस्था रखते हैं, और यह संगठन है जो कि दूसरों की सेवा और परोपकार को अपना कर्मयोग मानता है। इनका जो एक वाक्य है कि आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपने मोक्ष एवं संसार के हित के लिए, ये उपनिषद से ही लिया गया है, जो कि इस संगठन का एक ध्येय वाक्य भी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 रामकृष्ण मिशन सही होगा।
आपको क्या बातें मालूम चली? रामकृष्ण मिशन जो कि उपनिषद में आस्था रखते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। याद रखेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो जो ये रेडियो तरंग है, जैसे कि हमारा टेलीविज़न है, कम्युनिकेशन है, तो इनमें कौन सी परत मददगार होती है? मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल और समताप मंडल। तो जो वायुमंडल है उसकी जो बाह्य वायुमंडल, ऑप्शन नंबर 2 इसका वो सही होगा। ये रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, क्योंकि जो बाह्य वायुमंडल है उसी का एक भाग होता है आयन मंडल, और आयन मंडल में जो आयन होते हैं, तो जो रेडियो तरंगें जाती हैं सबसे पहले जैसे किसी रेडियो सेंटर से, जैसे आकाशवाणी होती है दिल्ली से, जब वो प्रसारण करते हैं या किसी स्टेशन से प्रसारण करते हैं तो पहले तरंगें ऊपर जाती हैं, तो वहाँ पर आयंस जो आयन होते हैं उनसे टकरा के फिर वापस जो ये हमारे जो डिश टीवी के एंटीना या ये सब सेंटर हैं वहाँ पर आकर के वो लोग रिसीव करते हैं। जिस तरीके से मोबाइल, बाकी ये जो कम्युनिकेशन की जो भी विधियाँ हैं, सभी तरीके के कम्युनिकेशन में जो आयन मंडल है वही सहायक होता है। और आयन मंडल किसका भाग है? बाह्य वायुमंडल का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। तो टोटल ये 15 क्वेश्चन थे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। आप CTET या फिर UPTT कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान की। आगे और भी सेट में आपके लिए अवेलेबल कराता रहूँगा, सभी सब्जेक्ट के सेट में आपके लिए लाऊंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस सभी सब्जेक्ट में अच्छे से हो जाए। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।